नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में शामिल इकाई 5 में शामिल कविता जो धूमिल जी की कविता शामिल है उसे पढ़ेंगे, जिसमें नक्सलवाड़ी और मोचीराम और अकाल दर्शन और रोटी और संसद, ये चारों कविताओं को पढ़ेंगे। ये नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन ये तीनों संसद से सड़क तक के काव्य संग्रह में संकलित है। 1972 में जो काव्य संग्रह संकलित हुआ, और रोटी और संसद या कल सुनना मुझे 1977 के काव्य संग्रह में शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नक्सलवाड़ी कविता को पढ़ते हैं। धूमिल जी की कविता नक्सलवाड़ी। तो आइए शुरू करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। कि सहमति यानी नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उसके साथियों ने मुझे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। विरोधियों के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने बता पाया कि वह अपनी जुबान सहुआइन की जांघ पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहमत हूँ तुम कहोगे, और फिर एक दिन सहसा तुम कहोगे, फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिद गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। क्या मैं गलत कहा? आखिरकार एक खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास वह कौन सी सुरक्षित जगह है जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है, मगर गांड सिर्फ बायां हाथ होता है। और अब तो हवा भी बुझ चली चुकी है और सारे इम्तिहान उतार लिए गए हैं, जिसमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्से में छोड़ी गई फालतू कहानियाँ देश प्रेम के हिज्जे फूल चुकी है और वह सड़क समझौता बन गई है, जिससे पर खड़े होकर कल तुमने सड़क को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। नहीं, अब वहाँ कोई नहीं है। मतलब की इबारत से होकर सब के सब व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं। नेपाल की भाषा के लंबे सुसान में जहाँ पालो और बंजर का फर्क है, मिट चुका है चंद खेत, हथकड़ी पहने खड़े हैं और विपक्ष में सिर्फ कविता है। सिर्फ हज्जाम की खुली हुई किस्मत में एक उस्तूरा है, चमक रहा है, फिर भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है। नागरिकता का कद हलाल करती हुई, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम तो विपक्ष में बेकरारी और नींद से परेशान। और एक जंगल है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पंछीटता हुआ जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज़ तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेरुमब्बत वत बात चाट सकता है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपने स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार। तो ये रही धूमिल की कविता नक्सलवाड़ी। अब आगे की कविता पढ़ेंगे, मोचीराम। तो आइए देखते हैं
अगली कविता धूमिल की मोचीराम। रापी से उठी हुई आंखों से मुझे क्षण भर टटोला और फिर जिसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में एक छोटा ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ है, कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर। हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक के चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टाँकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नाग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वह अक्लमंद है, ना वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना नहीं कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बौद्धो उसे कट्टो हियो ठक्को वहाँ पिट्टो घिस्सा हो ऐसा चमकाओ, जूते को ऐसा बनाओ। औ बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर विसुरता है। सड़क पर आंतियों जातियों को वानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुकड़ सड़क के उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक आदत आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेच कर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह वजह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो। यह दिन को शांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में रिझने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मुठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम कर अपने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि
चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है, मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तूने मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं है, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत तो यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी कोई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। तो ये रही धूमिल की कविता मोची राम। अब आगे की कविता है अकाल दर्शन। तो आइए अकाल दर्शन कविता को पढ़ते हैं। धूमिल जी की कविता क्या है अकाल दर्शन में। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा तो तरह देता है, जो तरह देता है, या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांध कर मैं घास की सट्टी में छोड़ आती है, हमें घास की सट्टी में आगे की कविता है अकाल दर्शन। तो आइए अकाल दर्शन कविता को पढ़ते हैं धूमिल जी की। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों में बरकत हैं, इससे वे भी सहमत हैं, जो हमारी हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया, यार यह उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैं पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है, लेकिन बिल बुला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल। खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की तरह ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं। मैंने जब उनसे कहा कि देश शासन है और राशन उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें
पानी ने मारा है। मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज के पीछे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाथ से। यह सब कैसे होता है, मैं उसे समझाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कहना कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोसन की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सच लोच है। ले चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों से विरक्त, पछतावा है, संकोच है यह क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। वो इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं कि और मैं तुम सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता, युद्ध और की ओर दया का काल की पूंजी है क्रांति। यह यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की पूंजी है। तो ये रही धूमिल की कविता अकाल दर्शन। अब इनकी चौथी कविता यानी रोटी और संसद को पढ़ते हैं, इसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये रही कविता रोटी और संसद। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।